नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम पढ़ेंगे ब्लड टॉपिक को पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें कवर हो पाएंगी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, बशर्ते आपने इसको ध्यानपूर्वक देख लिया और पढ़ लिया तो। साथ ही नोट्स भी बनाते चलें जिससे आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। और ये मोस्ट स्पेशली क्लास रहेगी रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, आरआरसी जो ग्रुप डी है उसके लिए और राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड में बायोलॉजी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, अभी भी बता रहा हूँ। और मैं जो अभी रोजाना आपको ये क्लास मिलेगी तो सभी को आपको पढ़ना है और समझते हुए जाना, ठीक है। नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। रुधिर, ब्लड। ब्लड एक्चुअल में क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का काम समझ लो पहले। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, ब्लड का काम है पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। क्या? पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। एक किन किन पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है भाई? जिसमें जो पदार्थ आते हैं, एलिमेंट आते हैं, उनको मैं लिख देता हूं। कुछ चीजें जो कि मैंने लिखी नहीं है, इनको पॉसिबल नहीं है सभी को लिखना एक साथ। तो जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, मिनरल्स आते हैं जितने भी आपकी खनिज लवण, हिंदी में बोलो। एक तो आपका ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, यूरिया, बहुत जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं इन सभी का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। मतलब ये एक सर्कल में काम करते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ से शुरू होगा और ये इस तरीके से सर्कल में घूमते हैं। हर टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें आपको पता है कि ब्लड को पंप कैसे किया जाता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को सिर्फ और सिर्फ पंप करना, ना कि प्योरीफाई। ब्लड को शुद्धिकरण करते हैं आपके लंग्स, जो कि मैंने पहले बता दिया था आपको, तो समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों पर नहीं बढ़ेंगे, पीछे की चीज़ों पर अगर आपको देखना है तो अच्छे तरीके से मैं समझाया है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो आप वो प्योरिफिकेशन कैसे होता है। फिल्ट्रेशन भी मैंने किडनी वाले टॉपिक में बता दिया था आपको, ठीक है, और भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं कि किन चीज़ों का क्या करता है परिवहन। ब्लड परिवहन करता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाटर एंड यूरिया का क्या करता है, परिवहन करता है। अगर ये चीजें हमारे शरीर में सर्कुलेट नहीं होंगी, ये चीज सर्कुलेट नहीं होंगी तो क्या होगा भाई, इंसान की मतलब एक तरीके से मौत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इसी कारण इसको जीवन की धारा कहते हैं, रिवर ऑफ लाइफ कैसे कहते हैं, ब्लड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रेलवे में पूछा गया है कि रिवर ऑफ लाइफ कैसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा, ब्लड को बताना होगा। ब्लड किसका भाग है? ब्लड एक किसका है, परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है, एक अंग है। अंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इतने कामों को एक साथ कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम अंग, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि एक से ज्यादा चीजों को क्या करता है, काम करता है, उसको अंग बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे बता दूंगा मैं आपको, ये समझ आया। अब बात करते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी खोज किसने की थी? जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो आपको बताना होगा विलियम हार्वे। क्या नाम आता है? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने परिसंचरण तंत्र की खोज की या सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ब्लड है, बहुत बार पूछा गया कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। कितना होता है? 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है, क्या बनता है पहले समझ लो, मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, वर्णक होता है। तो इसमें जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नामक दो पिगमेंट होते हैं, जो कि आपने सुना भी होगा। तो इसमें बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन में, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, उसके कारण क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर देखिए लिख दिया है मैंने, यहाँ पर समझिएगा कि ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या? कम से कम समय में चीजें सीखेंगे भाई। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्लड का काम क्या है? परिवहन करना। परिवहन किसका करता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स वगैरह, यूरिया, इनका सभी क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। अगर किसी का ब्लड मापना है, मेजरमेंट करना है ब्लड का कि किस तरह होता है, तो हीमोसाइटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, इसके द्वारा इसको माप लिया जाता है। बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है, तो समझ लीजिएगा, ये है आपकी, ये कोई बोन है, समझिएगा, ये बोन है आपकी। बोन के अंदर इस तरीके की कोई खांच होती है अंदर भीतर, तो इसमें होता है अस्थि मज्जा। यहाँ पे एक लिक्विड पदार्थ
भरा रहता है। यहाँ पर कैसा रहता है, एक तरल पदार्थ, हिंदी में बताता हूँ, यहाँ पर एक तरल पदार्थ होता है, उससे निर्माण होता है आपकी ब्लड का। तो आपको बताना होगा अस्थि मज्जा में। चलो ये चीज़ तो समझ आया कि हड्डी में बन रहा है, हड्डी के अंदर से बन रहा है आपका ब्लड। लेकिन जो बच्चे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उनकी हड्डी नहीं होती, तो क्या होता है, हड्डी नहीं होगी तो भाई क्या होगा, फिर ब्लड कहाँ बनेगा, हड्डी नहीं होती है उस टाइम पे उनका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है आपके लीवर में होता है, स्प्लीन वाले पार्ट में होता है। कहाँ पर होता है, स्प्लीन वाले पार्ट में होता है बच्चों के अंदर। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं कि जो मेल होते हैं और फीमेल की बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है बॉडी के अंदर, और फीमेल की बात करें 4 से 5 लीटर। ओवरऑल बात करें इसका एवरेज तो लगभग 7% टोटल बॉडी वेट का जो ब्लड होता है आपकी बॉडी के अंदर। ये समझ आया। नेक्स्ट बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो हमारी बॉडी में मेल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 14 से 17 होता है, कितना, 100 ml में। ठीक है, ठीक है, 100 ml जो होता है ना ब्लड में, कितना होता है, 14-17। और फीमेल की बात करें 10 से 13 हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एक पानी की तरल क्या चीजें होती है जो प्रवाह करती हैं, लिक्विड होती हैं, तो इसके कैसा ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ये बहुत बार पूछा गया कि ब्लड कैसा ऑर्गन है, तो आपको बताना होगा मीजोडर्मल ऑर्गन है। क्यों मीजोडर्मल है वो समझिएगा। मीजोडर्मल क्या होता है, देखिए जब निर्माण हो रहा होता है 3 लेयर्स होती हैं। क्या होती है, 3 लेयर होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, कौन सी होती है, ध्यान से सुन रहे हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एंडोडर्म। ध्यान से सुने भाई, एंडोडर्म, एंडोडर्म होती है सबसे अंदर की जो सतह होती है। जब ये सतह कहाँ होती है, जब निर्माण हो रहा होता है, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब भ्रूणीय अवस्था होती है, तो उस टाइम पे ये निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो जब निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है, किस स्टेज से होता है, तो एम्ब्रियोनिक जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें निर्माण होता है मीजोडर्मल जो वाले पार्ट से होता है। और कौन सा ऑर्गन है, जो हार्ट है ना आपका, उसका निर्माण भी मीजोडर्मल वाले पार्ट से ही होता है। ये चीजें सभी को समझ आया कि नहीं है भाई। जो ब्लड से संबंधित जो पॉइंट्स है, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। देखिएगा, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्लड का काम क्या है, परिवहन करना। परिवहन किसका करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाटर एंड यूरिया का ये परिवहन करने का काम करता है। बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आपको बताना होगा हल्का क्षारीय होता है, 7.4 होता है। और जो ब्लड का मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तो हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। अस्थि मज्जा में होता है, और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में किस में होता है भाई, लीवर बोले या फिर बोल सकते हैं आप स्प्लीन या प्लीहा वाले पार्ट में हो जाता है। जीवन की धारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेट होता रहता है बॉडी के अंदर। अगर ये सर्कुलेट होना बंद कर दिया तो आप खत्म हो जाओगे भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि और इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, इधर उधर क्या कर परिवहन करती रहती है। ये भी समझ आया होगा आपको। ठीक है भाई, और नेक्स्ट ये बताया मैंने कि लगभग 7% आपकी बॉडी वेट का आपका ब्लड होता है। हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें मेल और फीमेल के मैंने बता दिया। मेल का होता है आपका 14 से 17 और 10 से 13 ग्राम में ये होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तरल संयोजी ऊतक है, मीजोडर्मल अंग है। इतनी चीजें समझ में आ गई। जो ये किसका पार्ट है, ब्लड एक आपका परिसंचरण तंत्र का भाग है, इसलिए मीजोडर्मल ऑर्गन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, जो विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई। हाँ, एक क्वेश्चन और, जो परिसंचरण तंत्र, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था रेलवे जेईई में, कि परिसंचरण तंत्र है जो हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना % भाग है, तो आपको बताना होगा। नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, 7.8%। टोटल बॉडी वेट का जो परिसंचरण तंत्र हमारा जो शरीर का हिस्सा घेरता है, जो बॉडी का वेट है, उसका 7.8% फिक्स वैल्यू है इसकी, इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे ब्लड की। अब यहाँ से जो मुख्य टॉपिक शुरू होता है ब्लड, इसमें एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। क्या, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट होते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि कितनी वैल्यू होती है इनकी, 45%। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो ठोस जो पार्ट है उसका, किसका, ब्लड का जो ठोस पार्ट है वो कितना % होता है, तो आपको बताना होगा 45%। जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोला जाता है। तो प्लाज्मा कितना होता है आपका
55% होता है, मतलब 55% भाग आपका प्लाज्मा का होता है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है? एक तो आपका वाटर होता है, सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी कितना होता है? कोई पूछेगा बॉडी में पानी कितना होता है, तो आपको बताना होगा 70%। क्या टोटल बॉडी में बात करें तो पानी हमारे बॉडी के अंदर होता है 70% वाटर होता है। कितना होता है? 70% वाटर होता है। अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मा के अंदर ही 90 से लेकर 92% तक इसमें वाटर होता है, पानी होता है। इसमें बात करें प्रोटीन कितने होते हैं? 8 से 9% इसमें प्रोटीन पाई जाती हैं, और इसमें ग्लूकोज, मिनरल्स और जो खनिज होते हैं वो 1% होते हैं। अब सर ये प्रोटीन कौन कौन सी होती है, ये भी चीज़ आपको बताना जरूरी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इरेज करता हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें प्रोटीन कौन कौन सी आती है, प्रोटीन समझ लीजिएगा। एक होती है थ्रोम्बिन प्रोटीन, इसमें कौन कौन सी आती हैं, हिंदी में लिख देता हूँ। थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है आपकी, थ्रोम्बिन समझ लीजिए, प्रोथ्रोम्बिन मैं बोल लेता हूँ, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये सभी प्रोटीन्स इसमें सम्मिलित होती है, और मैं अभी आगे डिटेल में इन सबको बता दूंगा आपको, ठीक है? ये समझ में आया। अब जो प्लाज्मा होता कैसे कलर का है, तो ये हल्के पीले कलर का होता है। और इसमें अगर क्वेश्चन सीरम कैसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीरम किसे कहते हैं, सीरम किसे कहते हैं? तो सीरम किसे कहते हैं, जो आपका ब्लड है ना, जो सॉरी प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या चीज़ है? प्लाज्मा में सर यहाँ पर वाटर हुआ, जो प्रोटीन है, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें, और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है एक फाइब्रिन, कौन सी? फाइब्रिन, ध्यान सुने, फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है ना, फाइब्रिन ये क्या हो, ये काम करती है ब्लड का थक्का जमाने का। जैसे आपका कहीं पे कट जाता है तो उसका थक्का जमना जरूरी है, क्योंकि वो अगर रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उससे जो सेल्स है वहाँ की वो सभी नष्ट हो जाएंगी। तो फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है इसमें विद्यमान होती है। अगर हम फाइब्रिन प्रोटीन को इसमें से निकाल दें, किसमें से? जो आपका जो सीरम है ना, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वाले पार्ट में से फाइब्रिन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो उस वाले पार्ट को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। एक सीमन होता है, एक सीमन भी सुना होगा आपने, सीमन कहते हैं वीर्य को। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी चीज़ होती है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, सीरम और सीमन में ये डिफरेंस आप समझिएगा, ठीक है? हल्का पीले कलर का होता है। अब इसका काम क्या होता है, काम समझिएगा। इसका काम होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और दूसरा काम करता है जो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है उसको भी मेंटेन करता है, ब्लड का थक्का बता दिया, ग्लूकोज का परिवहन भी करने का काम करता है। क्या? प्लाज्मा वाला पार्ट आपका ये करता है। ये चीज़ें प्लाज्मा से संबंधित समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम समय में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कराने को तो बहुत बड़ा टॉपिक है। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस पार्ट की बात करेंगे, जो कि जो आपका सॉलिड पार्ट है उसमें किस किस को सम्मिलित किया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन तरह की क्या कणिकाएं पाई जाती हैं। इनको सेल नहीं बोलते, कार्पसल्स बोलते हैं। कार्पसल्स मीन्स होता है कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स। इसको सेल नहीं बोल, सेल भी बोल सकते हैं लेकिन सेल ठीक नहीं, कार्पसल्स बोलते हैं। मतलब इसकी रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को बीमार बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले आरबीसी के बारे में समझ लो। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, ये कितना परसेंट होती हैं? तो हमारा जो सॉलिड पार्ट है ना, पूरा का पूरा सॉलिड पार्ट है, इसका 40% होती है। कितना? पूरे सॉलिड पार्ट का, जिसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती हैं। इसका 40% पार्ट किसका होता है? केवल आरबीसी का होता है। आरबीसी की खोज किसने की? तो आपको बताना होगा, आरबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। यहाँ पे लिख दिया होगा मैंने कहीं, नहीं तो लिख लो, ल्यूवेनहॉक जी ने इसकी क्या की थी? आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी को इंग्लिश की टर्म में बोले तो इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट इंग्लिश में बोलते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने बताया अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, ये नष्ट कहाँ पर होती है? तो आपको बताना होगा स्प्लीन या लीवर वाले पार्ट में ये नष्ट हो जाती है। इनका जीवन काल कितना होता है वो लिखा नहीं शायद मैंने, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्प्लीन होता है 115 से लेकर 120 डेज होता है। मतलब 115 से 120 दिन तक ये जीवित रहती है आपकी आरबीसी। ये ठीक है, समझ आया होगा। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या इनकी बहुत ज़्यादा मिलियंस में होती है। लगभग 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन इनकी संख्या होती है आरबीसी की। जब संख्या इसकी ज़्यादा है, जब आरबीसी संख्या ज़्यादा है तो भाई इनका जो साइज है वो भी कम होगा। तो सबसे जो छोटी सेल होती है ब्लड के अंदर, तो वो कौन सी? आरबीसी। क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी,
तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी सेल ऑफ ब्लड, ब्लड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको बताना होगा आरबीसी ब्लड की सबसे छोटी कोशिका ही होती है। अब इसका जो जो साइज कैसा हो, शेप कैसा होता है, तो ये होती है गोला राउंड आकार होती है। कैसी होती है, ये गोलाकार होती है। नेक्स्ट बात करेंगे जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि केंद्रक होता है नहीं, तो आरबीसी के अंदर कभी केंद्रक नहीं पाया जाता है, समझिएगा, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, तो भाई केंद्रक किस में पाया जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि 3 प्राणी हैं जिनमें जो आरबीसी है, लेकिन उनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जैसे लामा हुआ, जिराफ हुआ, ऊंट, लामा, जिराफ, ऊंट, कहीं लिखा होगा, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ऊंट, लामा और जिराफ की जो आरबीसी होते हैं उनमें क्या पाया, केंद्रक पाया, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पर, अब सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, जो हाथी होता है ना, हाथी के ब्लड में आरबीसी सबसे बड़ी होती है, और एक कस्तूरी हिरण होती है, उसमें क्या होती है भाई, सबसे छोटी आरबीसी होती है। ये लिख भी, नोट डाउन भी कर दिया है, शायद आप लिख पाए तो लिख लीजिएगा, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है भाई, सबसे बड़ी किस में होती है, हाथी में होती है, सबसे छोटी होती है कस्तूरी हिरण में प्रेजेंट पाई जाती है। ये यहाँ तक चीजें समझ में आपको आई होंगी। इससे संबंधित और भी चीजें बताना आपको देखिएगा। और इसमें क्या होता है, अगर आपका जो ब्लड है उसमें जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज की संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा होती है, तो उसे पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। पॉलीसाइथेमिया क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। ब्लड में आरबीसीज की संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा अधिक होना, तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। एनीमिया बोलते हैं कि ब्लड में आरबीसीज की कमी होना। जब आरबीसीज की कमी हो जाती है, तो जैसे कि दौरे पड़ते हैं लोगों को ना, वो इसी के कारण होता है, दौरे पड़ते हैं ना किसी किसी को, तो इसमें क्या होता है, आरबीसीज की कम मात्रा कमी हो जाती है। एक सिकल सेल एनीमिया भी होता है, जिसमें जो आरबीसीज का साइज है एक कहें तो दराती के आकार का हो जाता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ इस तरीके से दराती होती है, तो इस शेप में ये बन जाती हैं आपकी आरबीसीज, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपको इससे रिलेटेड। ये लीवेनहॉक सिकल सेल एनीमिया बताने को तो और भी चीजें, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। उम्मीद करूंगा ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप रिवीजन करें तो रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन क्या करवाते बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ पाए तो समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपने ये सब चीज समझी होंगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें जो डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट होता है, तो डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट को डब्ल्यू से क्या बन जाता है, देखिए अभी समझा रहा हूँ, कुछ समझेगा। डब्ल्यू का मतलब होता है एक बॉल, क्या, बॉल, बॉल मतलब दीवार। कहीं भी है, जैसे कोई खेत है, खेत में एक दीवार लगा देते हैं, एक तरीके से दीवार लगा दे, तो भाई क्या होगा, उसका खेत का प्रोटेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। जैसे जो जंगली जानवर वगैरह है वो नहीं आएंगे उस खेत में, दीवार करा दोगे साइड में, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यूबीसी है, एक तरीके से हमारे शरीर बॉडी के लिए एक दीवार के रूप में खड़ी है। दीवार के रूप में खड़ी है मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे शरीर में जो बाहर से रोगजनक आते हैं, बाहर से जो भी रोगजनक आते हैं, जो एंटीजेंस आते हैं, उन सब से हमारी हेल्प करते हैं। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इम्यूनिटी बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, अभी मैं बता दूंगा, पहले कहानी सुन लो। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करने का काम करती है, तो एक दीवार के रूप में कार्य करेगी। जब कोई दीवार के रूप में कार्य कर रही है, तो एक तरीके से वो आपका बॉडीगार्ड हुआ, बोल सकते हो बॉडीगार्ड। तो डब्ल्यूबीसी को ही क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, बॉडीगार्ड भी बोला जाता है। इसको सोल्जर सेल भी हम बोल सकते हैं, सोल्जर सेल भी बोलते हैं इसको। फाइगोसाइटिक जो सेल होती है ना, तो वो भी बोला जा सकता है, क्योंकि फाइगोसाइटिक क्या होता है कि इसमें अभी मैं बताने वाला हूँ, पहले समझ लो। चलो रामायण पूरी हुई आपकी, इरेज कर दी, अब समझो डब्ल्यूबीसी के बारे में। थोड़ा सा अभी मैं लिखा देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कम से कम चीज़ों को मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो समझिएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मैंने क्या बताया, एक तरीके से ये बॉल का काम करती है, दीवार का काम करती है। ये आपका पूरा का पूरा बॉडी है आपका, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बॉडी है, समझो एक बार, ये बॉडी है, इस पर ये अंदर पाई जाती है। इसमें एक दीवार लगा दो, मान के समझने की कोशिश करो। अगर बाहर से कोई भी अटैक करता है आपकी बॉडी पर, तो सबसे पहले इससे सामना करना होगा आपकी बॉडी के अंदर जाते ही। अब जाते ही कैसे सामना होगा वो आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा बेहतरीन तरीके से। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी को पता है, वाइट ब्लड कॉर्पस।
क्या वाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, मतलब कणिका। ये लिखाने की कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है भाई। चलो इस ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज आप लिख सकते हैं, इसकी खोज एंड्रल एडिशन नामक जो वैज्ञानिक हुए, एंड्रल और एडिशन नामक जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इसकी खोज की थी। किसने? एंड्रल और एडिशन ने इसकी खोज की थी, कि एंड्रल और एडिशन के द्वारा इसकी खोज की गई थी हमारी बॉडी के अंदर। और इसका कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देना या इम्यूनिटी पावर देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनिटी पावर हमारे बॉडी को देने का काम कौन करते हैं? आपकी WBCs काम करने का काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर। ये समझ में आपको आ रहा है भाई? थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग वीडियोस को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर क्या मतलब ना। तो जल्दी जल्दी करवाना, इसलिए करवा रहा हूँ जल्दी, ऐसी कोई बात नहीं तो आराम से भी आपको करवा सकता हूँ, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, तो समझ लीजिएगा इसका जो निर्माण होता है, समझो निर्माण इसका कहाँ होता है, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है। इसका जो नष्ट होती है या डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, जो नष्ट होती है ये किसके अंदर नष्ट होती है? ब्लड के अंदर होती हैं। और मैं बताता हूँ कि रीजनरेशन, अभी उस RBC के अंदर एक पॉइंट छूट गया था कि जो RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। क्वेश्चन एक आता है RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा स्प्लीन या प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है, क्योंकि उसी स्थान पर ये रीजनरेट होती हैं। कहाँ पर? RBC में ही तो क्या होते हैं? नष्ट होती है। और जो रीजनरेट मतलब दोबारा से अगर RBCs बनेंगे तो वो स्प्लीन वाले पार्ट में बनती है। किस वाले पार्ट में? स्प्लीन वाले पार्ट में बनते। स्प्लीन हिंदी में बोले तो प्लीहा वाले पार्ट में ही RBCs का निर्माण होता है। तो इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब RBC का कब्रिस्तान कैसे कहा जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। ये क्वेश्चन उसका रह गया था, ठीक है। चलो यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गई। इनका निर्माण हुआ अस्थि मज्जा में, मैं समझ चुका हूँ अस्थि मज्जा क्या है। और जो नष्ट कहाँ पर होती हैं? ये ब्लड में होती हैं। और जो रीजनरेट होती हैं, रीजनरेट होने का काम करती हैं, वो किस में होती हैं भाई? तो आपके ब्लड के अंदर ही रीजनरेट हो जाती हैं आपकी WBCs। अब WBCs की संख्या कितनी होती है? संख्या समझ लो, WBCs की जो संख्या होती है, समझिएगा इनकी जो संख्या होती है ना भाई, WBCs की संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो WBCs की संख्या की बात करें तो 8 से 10,000 होती है। कितनी? 8 से 10,000 होती हैं, ठीक है। 8 से 10,000 इनकी संख्या होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर केवल 8 से 10,000 है। क्या? 8 से 10,000 है केवल। और मैंने RBCs कितनी बताई थी? 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन। कितनी? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। जब ये इतनी ज्यादा है तो इनका जो साइज है वो कैसा था? सबसे छोटी कोशिका हो गई। छोटी हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब इनका साइज तो बड़ा होगा क्योंकि छोटे, इनकी संख्या बहुत कम है, तो इनका जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो ब्लड है उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको बताना होगा क्या होती हैं ये WBC, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कणिका बोल सकते हैं, ठीक है। कणिका होती है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई इसमें जो साइज है इनका कैसा होता है, बहुत, जो साइज तो सबसे बड़ा होता है लेकिन संख्या इनकी बहुत कम होती है। अब 2-3 क्वेश्चन और समझ लो, अगर समझना चाहो तो थोड़ा सा समय हो तो आपके पास। ये तो मैंने बात की किसकी? ब्लड की। केवल ब्लड की बात करूंगा तो सबसे बड़ी कोशिका हुई आपकी कौन सी? WBC। सबसे छोटी कोशिका RBC। अगर मैं बॉडी की बात करता हूं, ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं आपसे ह्यूमन बॉडी की, तो आपकी जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी? न्यूरॉन कोशिका आपकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन की खोज भी किसने की? बता दीजिएगा इसका, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन आप बताइएगा, न्यूरॉन की खोज किसने की, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे न्यूरॉन की खोज किसके द्वारा की गई। ये समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये सबसे बड़ी कोशिका हो गई, ठीक है। चलो आगे की बात करेंगे इसके बारे में। अब मैंने अभी आपको बताया था ये फेगोसाइटिक सेल होती है। फेगोसाइटिक मतलब ये इसका जो साइज होता है एक अनियमित आकार होता है, इसको कोई फिक्स साइज नहीं होता। फिक्स साइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखो ये क्या काम कैसे करती है, काम करती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अमीबा का नाम सुना आपने? सुना होगा भाई, ऑब्वियस सी बात तो सुना होगा। अमीबा की कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ठीक है। अमीबा की कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। अमीबा के अंदर कोई जीव आया, अमीबा यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर कोई जीव आ गया, छोटू सा आ गया, छोटू सा जीव आया, तो अमीबा क्या करता है? अपना भोजन कैसे बनाता है? अमीबा भोजन बनाता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? इसको अंदर से बिल्कुल घेर लेगा। ये अंदर से जैसे आ गया तो ये बिल्कुल इस तरीके से अंदर आ गया, यहाँ पर आ गया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अंदर ले लेता है, मतलब बीच में इसको फंसा करके पाचन कर लेता है। तो इसी
कारण इसको फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। इसको क्या करता है, बीच में फंसा करके अपना भोजन बना लेता है, नष्ट कर देता है, इसलिए फेगोसाइटिक सेल बोला जाता है। अब बात करें संख्या होगी इसका, जीवन काल कितना होता है, जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन या बोले तो एक सप्ताह भी बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन किस तरीके से वो आपसे पूछ रहा है। 8 से 10 दिन इसमें बता सकते हैं आप। यहाँ तक समझ में आया आपको? इससे संबंधित जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा के हो गए। अब मैं बताता हूँ इसमें आगे की चीज़ें क्या रहती हैं। जो आपकी WBC होती है, WBC को 2 भागों में हम बांट लेते हैं आगे, अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, मतलब अकणिकाएं और कणिकाएं, कोशिकाएं। लाइन पर रहिए, ध्यान सुनिए भाई कि ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट सभी लोग देखते रहे भाई, समझते रहेंगे चीज़ों को। कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा सा अगर क्लास होती तो माहौल बन जाता, तो मुझे माहौल बनाना नहीं है, समझ लेना आपको, ठीक है। चलो, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, समझिएगा, ग्रेनुलोसाइट। दूसरी होती है अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट ये सेल होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा। जो ग्रेनुलोसाइट मतलब कणिकाएं, कणिकाएं वाले होते हैं, ठीक है, कणिकाएं वाले होते हैं, और अकणिकाएं वाले पार्ट होते हैं। अकणिकाएं हिंदी में ज़्यादा देखियो, आज के टाइम पे एक सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, जो आपको गलत भी लगेगी। आज के टाइम पे जो क्वेश्चन बना रहा है ना एग्जामिनर, वो ये नहीं बताता, कणिकाएं अड़काएं नहीं देता, वो आपको डायरेक्ट देगा, हिंदी में लिखेगा ग्रेनुलोसाइट, इस तरीके से देगा, ग्रेनुलोसाइट। अब आपने याद किया होता है सिर्फ और सिर्फ कणिकाएं, आपने क्या याद किया होता है, कणिकाएं, तो आप क्या मात खा जाते हो वहां पर, क्योंकि चीज तो वही है, पूछ भी उसी चीज को रहा है, लेकिन उसको दूसरे रूप ऐसे लिख दिया उसने, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दे, ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, तो आप फंस जाओगे भाई, हमें नहीं पता, और जबकि आपको पता होता है। तो ग्रेनुलोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, समझ लीजिएगा। एक होते हैं वेसोफिल्स, इंग्लिश में लिख देता हूं थोड़ा सा हिंदी में, ठीक है, टाइम लगेगा। एक तो होते हैं वेसोफिल्स, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, तीसरी होती हैं इशिनोफिल्स। इशिनोफिल्स अभी बताता हूं, इशिनोफिल्स होती हैं, समझिएगा। ग्रेनुलोसाइट्स कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इशिनोफिल्स। तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा, ग्रेनुलोसाइट में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और सबसे छोटी भी बात करें तो होगी आपकी, कौन सी हो गई आपकी, वेसोफिल्स हो गई। अब इनका काम क्या है वो भी तो बता दो अभी के अभी, चलो फिनिश करते चलते हैं। जो वेसोफिल्स होती हैं, एलर्जी नाम सुना आपने, एलर्जी बिल्कुल सुना होगा सभी ने। जो एलर्जी होती है ना हमारी बॉडी में, जैसे किसी को धूल है, धूल से खुद मुझे एलर्जी होती है, तो धूल से एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ से एलर्जी होता है। एलर्जी होने का तात्पर्य है कि आप उस माध्यम में उस जगह जाते हैं जहाँ पर आपकी जो बॉडी है उसको रिएक्ट नहीं कर पाती, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो खत्म हो चुकी है। जैसे ही मान चलो धूल आई है, यहाँ पर कोई धूल वाले क्षेत्र में गए, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर धूल एंटर करेगी तो आपको खांसी वगैरह होगा, इस तरीके की जो एक्शन होने लगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर एक केमिकल निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, केमिकल निकलेगा। उस केमिकल का नाम ध्यान से समझ लो, केमिकल निकलेगा एक, क्या निकलेगा, केमिकल बोल तो रासायनिक पदार्थ निकलेगा। वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा रासायनिक पदार्थ निकला जाता है, तो आपको बताना होगा सीधा और सिंपल। क्या बताएंगे भाई आपको, हिस्टामिन या हिस्टामाइन नाम का एक क्या केमिकल निकलता है। तो एलर्जी के लिए जिम्मेदार कौन सा केमिकल है, तो आपको बताना होगा हिस्टामिन केमिकल, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। और हमारे शरीर के अंदर जो बाहरी जो सूक्ष्म जीव वगैरह बैक्टीरिया जाते हैं, उनको भी ये नष्ट करने का काम करते हैं, आपकी जो न्यूट्रोफिल्स और ये सभी और इसिनोफिल्स हैं, ये भी आपके एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी ये भी उनके प्रति रिएक्ट कर देते हैं। ज़्यादा विस्तार से तो बहुत सारी चीज़ बड़ा हो जाएगा, तो कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे भाई, ठीक है। इसिनोफिल्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ये जो एलर्जी के लिए, ठीक है भाई, ये इसको भी समझ लीजिएगा। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो इससे सब मिलता जुलता शब्द है, एक है हिस्टामिन और एक होता है हिपेरिन, ठीक है, एक शब्द होता है हिपेरिन।
हेपेरिन क्या होता है समझिएगा। हमारा जो WBC होता है, WBC होता है तो एक हेपेरिन नाम का पिगमेंट बनाते हैं। कौन? ये जो बेसोफिल्स वाले हैं, यहाँ से एक हेपेरिन नाम का केमिकल भी बनता है। ये प्रोटीन बोल सकते हैं। ये क्या है? प्रोटीन। हेपेरिन क्या है? प्रोटीन है। तो हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। हेपेरिन प्रोटीन का काम क्या है? जो हमारा ब्लड है उसमें थक्का लगता है ना, तो जो ब्लड अगर जो थक्का लगाने का काम किसने किया? फाइब्रिन ने किया। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसने किया। लेकिन अगर ये बात करो कि आपका जो ब्लड अंदर बह रहा है, जो वेंस का ये है आपकी, इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है भाई, ये यहाँ पर जाम हो गया तो हो भी तो सकता है। अगर जाम होगा तो क्या होगा भाई? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद होगी तो क्या होगा भाई? क्या होगा? जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब क्या होना चाहिए? इसको जो ब्लड है ये बहने के लिए, क्या जो बहने, जिसको थक्का जमने से रोकने के लिए, कि हेपेरिन नाम का जो प्रोटीन है इसका यूज किया जाता है। कौन सा प्रोटीन है? तो जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देती, कौन सी प्रोटीन है? हेपेरिन प्रोटीन। बहुत बार पूछा गया है, ये आपको समझ आया। एक आर्टिफिशियल हेपेरिन भी होता है। आपने लीच का नाम सुना? लीच, जोक, लीच बोले तो जोक। जो जोक होती है ना, जोक से एक आर्टिफिशियल हेपेरिन बनाया जाता है जिसका नाम है हेरुडीन बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो हेरुडीन। तो आपसे पूछेगा कि आर्टिफिशियल हेपेरिन कौन सा होता है, तो आपको बताना हेरुडीन होता है। बहुत सारी रामायण हो गई, अब इसको छोड़ते हैं, आगे की चीज़ें समझ लो इसमें और क्या क्या होता है। थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो फिर भी देखो लिखाने में यही तो थोड़ा सा वो है, अभी लिखाया तो देखो कितना टाइम बढ़ गया। हाँ, और वैसे डायरेक्ट जल्दी करता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आप तो समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका एग्रेनुलोसाइट। वो भी उसमें दो तरीके की कणिका होती हैं। कौन कौन सी होती है वो समझ लीजिएगा। एग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी होती हैं समझो भाई। दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी होती हैं? जिसमें दो होती हैं। एक होती है मोनोसाइट, दूसरी होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं। कौन कौन सी कोशिका होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें लिम्फोसाइट मोनोसाइट के बारे में, तो समझ लीजिएगा। इनका काम है जो माइक्रोब, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज को क्या करने? नष्ट करने का काम करते हैं। बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। आपके मोनोसाइट सेल बैक्टीरियाज को नष्ट करने का काम करते हैं। समझ आया? हम देखो, आपने एक चीज़ सुना होगा, जैसे अभी कोविड का क्या लग रहा है? टीकाकरण हो रहा है। कोविड का क्या हो रहा है भाई? टीकाकरण होता है, मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है। कोविड का क्या हो रहा है? वैक्सीनेशन होता है। सर टीका का फायदा क्या है? हाँ, हम अगर आज बीमार नहीं है और फिर भी हम आज क्या लगवा रहे हैं? उसका टीका लगवा रहे हैं। तो टीका क्यों लगवा रहे हैं भाई? उसका टीका क्यों लगवा रहे हैं? तो टीका लगवाने के पीछे हमारा जो काम है, वो जो आपकी मोनोसाइट सेल है ना, मोनोसाइट सेल को एडवांस इम्यूनिटी पावर के लिए उसको क्या करना? स्ट्रॉन्ग बना देना। क्या मतलब? उसको ताकतवर बना देना। मतलब कि ये हुआ सीधा के सीधा, जैसे आपने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया, वैक्सीन जैसे ही आपने लगवाया तो आपके शरीर के अंदर जो एंटीजन है, एंटीजन उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। एंटीजन जैसे ही एंट्री कर जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि कभी भी कोरोना का जब भी आपके शरीर के अंदर एंटीजन आएगा तो वो उसको नष्ट करने का काम करेंगे। कौन से? जो मोनोसाइट सेल हैं वो आगे से पहचान लेंगी और जो आपका जो कोविड का जो वायरस है उसको नष्ट करने का काम करेंगे। तो वैक्सीनेशन इसलिए करवाते हैं क्योंकि एडवांस इम्यूनिटी मिले, क्योंकि अब बाद में हम पहचान सकें। जैसे कोई एक बार हम आप किसी से मिल लेते हैं ना, तो दोबारा उसको पहचान तो लेते हैं ना कि ये बंदा ऐसा है, ऐसा ही कुछ उसके साथ। मोनोसाइट क्या करती है? शरीर में जो पहले अंदर आता है ना उसका स्वागत करती है। तो स्वागत करते तो उनकी संख्या को खूब बढ़ाती है, खूब फैलाती है, फूलती है। लेकिन उसको पता चल जाता है ये डेंजर है, तो दोबारा वो उसको रोक देती है, क्योंकि ये काम ऐसा करके पहले करके गया तो अभी भी करके जाएगा। तो इसलिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है जो कोरोना का भी, क्योंकि देखो पहले जो संक्रमित हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि ये दोबारा से आए तो फिर उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, तो आगे से जैसे ही कोई एंट्री करेगा तो इसको ये नेस्ट करने का काम करेंगे। ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है भाई, ये मोनोसाइट, अब बात करता हूँ मैं आपकी प्लेटलेट्स के बारे में। हाँ, रोग और इनके बारे में समझ लो। इसके बारे में अगर ध्यान सुनो, इसके जो रोग भी हो जाते हैं, बीमारी, एक होता है, हिंदी में लिख लो चलो, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक होता है ल्यूकेपेनिया, हिंदी में थोड़ा सा ऐसे ही है,
ल्यूकेमिया और ल्यूकेपेनिया नामक दो डिजीज हो जाती है इसमें। ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया में जो आपकी WBCs हैं, ल्यूकेमिया के अंदर जो WBCs है इनकी संख्या बढ़ जाती है। संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं भाई, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं भाई, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। और जो ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं तो आपको पता है जो कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कैंसर के अध्ययन क्या बोलते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपका ल्यूकेमिया, ल्यूकेपेनिया। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी कमी हो जाती है। ल्यूकेपेनिया में क्या हो जाता है, WBCs की संख्या की कमी हो जाती है। जब WBCs की संख्या में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो ल्यूकेपेनिया। आपने एक नाम सुना होगा, एक बीमारी है एड्स। एड्स सुना है आपने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एड्स का नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है मैं बोल देता हूं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। सिंड्रोम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डिजीज। एक तरीके से इसमें बहुत सारी जो बीमारी, एक तरीके से लक्षण वगैरह समाहित होते हैं। तो एड्स में, एड्स के लिए जो वायरस होता है वो रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, HIV वायरस का नाम सुना होगा आपने। HIV वायरस का नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा आपने। HIV का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो, यहाँ पर डेफिशिएंसी शब्द आता है इसमें। ह्यूमन लिख लीजिए, लिखना चाहे तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो HIV वायरस है इस किस फैमिली से, रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से, रेट्रो फैमिली से बिलोंग करने वाला आपका वायरस होता है। और जो HIV जो वायरस है ये फैलता कैसे कैसे, HIV वायरस फैलता है इन्फेक्टेड नेडल, जो सुई होती है ना, इन्फेक्टेड, जैसे आपको इंजेक्शन लगाए तो किसी दूसरे में लगा देंगे तो इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है भाई, ये आपका जो एड्स है वो फैल सकता है। जो एड्स हो सकता है किसी को, और किससे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे तो उससे हो सकता है। कोई माँ है, माँ से बच्चे में भी हो सकता है। तो एक बीमारी हो जाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस का नाम सुना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, समझिए पहले यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से बच्चों में हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। एक क्वेश्चन एक और बनता है, एक टेस्ट आता है आपसे, टेस्ट पूछेगा कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, सिर्फ यही आएगा, ये किस रोग से संबंधित है। एलिसा टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, तो एलिसा का नाम समझ लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम और एशे, ठीक है। तो ये इसका वो होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया भाई आपको, यहाँ तक इसके बारे में, WBC के बारे में समझ में आ गया। अब मैं आपको प्लेटलेट के बारे में बता देता हूँ भाई, ठीक है। चलो, प्लेटलेट क्या होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में समझ लो। प्लेटलेट की खोज किसने की, तो विलियम ओसलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लेटलेट की खोज। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है क्योंकि देखिए इसमें मैं डायग्रामेटिक कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि ये बोरिंग इसलिए लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि देखो अगर पिक्चर चलाऊंगा मैं यहाँ पर पूरे डायग्राम से समझाऊंगा तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और इसमें तो ये रेक्टिफिकेशन एक तरीके से समझना है तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है तो भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, बात करेंगे। जो ब्लड का जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट का जो तीसरा भाग है उसकी बात करेंगे, उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या है उसका नाम, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा प्लेटलेट्स क्या होती है, समझने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में अब बात करें, हिंदी में इनको बिम्बाणु बोलते हैं, बिम्बाणु, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, बिम्बाणु बोलते हैं। इसकी खोज किसने की, तो खोज लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, थोड़ा सा देखो समय लग रहा है इसमें। विलियम ओशलर जी के द्वारा इसकी खोज की गई हो, विलियम ओशलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ये संख्या होती है लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पहुंच जाती है। 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक संख्या होती है। जब 1.5 लाख से कम संख्या हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, एक डेंगू बीमारी सुना है, अभी डेंगू के बारे में बताऊंगा। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 लाख से कितनी होती है भाई, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। इसका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और जो WBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है।
जो प्लेटलेट्स हैं हमारे शरीर में, जो एक कहते हैं ना कि जैसे प्लेटलेट्स की जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा कम हुई, तो कम हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ब्लड आपका रुकता नहीं है, मतलब ब्लड का प्रवाह जैसे कट गया तो कभी रुकेगा ही नहीं है, बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। तो प्लेटलेट्स के बारे में आप समझते हुए चलेगा पूरा का पूरा भाई, ठीक है। एक बार इससे संबंधित जो भी अगर पॉइंट रहता है तो मैं आपको उसको भी पूरा का पूरा कंफर्म करा देता हूँ, ठीक है। लाइन पर है, ठीक है, चलो। हाँ, ये आपका हो गया, इसमें मलेरिया बताना है, अरबो वायरस, ठीक है। चलो लाइन देखिए भाई, सभी हो गया ना इसमें, इससे संबंधित पूरा होगा। और वो तो फिर मैंने बता ही दिया, इसका निर्माण वगैरह तो सभी देखो, सभी का निर्माण किसमें होता है, ब्लड में हो, इसका बाकी का निर्माण ब्लड में हो गया, ब्लड में ही ये नष्ट हो जाती है, ये भी चीज़ मैंने आपको कंफर्म करवा दी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि रेशियो क्या क्या होता है, कि WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है, रेशियो कितना होता है, 640 कितना होता है, इसमें एक बार कंफर्म करते हैं, और 40 ये आपका रेशियो होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब ब्लड का जो थक्का जमता है ना, वो थक्का किस किस से जमता है वो समझ लो। इसमें जो ब्लड का थक्का जमता है वो किस किस से संबंधित है, वो जमता कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ब्लड के थक्के में जमाने के लिए 2-3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, वो बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी। देखो, इसमें एक तो होता है कैल्शियम, क्या आता है, कैल्शियम आता है। दूसरा होता है विटामिन, ठीक है, और तीसरा आता है प्रोटीन, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिलकर के बनाती हैं, क्या बनाती है भाई, आपका थक्का ब्लड का बनाने का काम करते हैं। तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोटीन्स के बारे में मैंने पूरा का पूरा बता दिया। तो यहाँ तक चीज़ें बहुत, अभी बताना तो और भी बाकी है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया होगा। तो ये इससे संबंधित है जो कि आपको हो चुका है। डेंगू के बारे में, इनके बारे में समझ लो। डेंगू क्या होता है, डेंगू रोग को क्या बोलते हैं भाई, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसको, ठीक है। हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं किसको, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो इसमें जो वायरस होता है तो उसका नाम है अरबो वायरस। जो वाहक होता है, नाम वायरस का नाम क्या है, अरबो वायरस। अरबो वायरस कौन सा होता है, अरबो वायरस। लेकिन इसको परिवहन करने का जो वेक्टर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने काम करता है आपका एडीज एजिप्टाइमस। एडीज हिंदी में लिख लो, चलो, एडीज एजिप्टाई, एडिस एडिप्टाई जो वायरस है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा जाता है। मलेरिया है, मलेरिया में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये बीमारी हो जाती है डेंगू, क्योंकि इसमें क्या ब्लड रुकता नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक बीमारी सुना होगा आपने, बीमारी का नाम सुना होगा आपने, रॉयल डिजीज, सुना है आपने, रॉयल डिजीज, रॉयल रोग या बीमारी बोल सकते हैं, या हीमोफीलिया इसका नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का भी नाम सुना होगा आपने। हीमोफीलिया में क्या होता है, एक महारानी थी, महारानी ब्रिटेन की, तो उसको ये रोग पा गया था। ये क्या है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। जेनेटिक डिजीज बोले तो वंशानुगत बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स इनकी संख्या कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये डाउन भी होती चली जाती है प्लेटलेट्स की संख्या, तो उसे बोला जाता है रॉयल डिजीज या हीमोफीलिया डिजीज। इसमें ये वंशानुगत रोग है, इसमें संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। तो फाइनली इनका जो अगर कहीं कट जाते हैं तो इनका ब्लड रुकता नहीं है और फाइनली मौत हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा पीछे पीछे में थोड़ा जल्दी कर दिया, आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बता दूंगा मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। समझ लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं और किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर माता का ए है, पिता का बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, और कौन सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसका ब्लड ले सकता है, कौन कौन से नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अच्छा लगा हो तो समझिएगा और बेहतरीन तरीके से भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये ऑफलाइन में आपको मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश की है, क्योंकि देखो ज़्यादा समय हो जाता है तो आप भी बोरिंग फील करते हैं इसमें। क्यों, ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखो मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट नहीं हो पाता हूँ, आपको देख नहीं पाता हूँ। अगर आप देख पाता तो आपका रेस्पॉन्ड करते, चीज़ों को पूछते मुझे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बता पाता। और यहाँ पर आपको पता है, खुद रामायण सी गाना, एक तरीके से खुद भी टीचर बोर हो जाता है, मैं भी खुद बोर हो जाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें स्किप भी हो जाती है। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप तक डिलीवर की जाए। ये चीज़ समझ में आपको आई होगी, उम्मीद करूँगा अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।